चलिए आज हम एक ऐसा टूल पढ़ते हैं, वो टूल सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स में यूज होता है और उसे हम बोलते हैं समाकलन। उसको कहा जाता है समाकलन। चलिए समाकलन का मतलब क्या है सबसे पहले हम समझें। देखिए, जब हम बात कर रहे थे अवकलन की, तो हमने कहा था कोई ऐसा ग्राफ है हमारे पास, तो हम एक छोटा सा दूरी लेते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये dx है। ये वाली चीज यहां से यहां तक dy हो गई, तो हम अवकलन निकाल लेते हैं dy बटे dx से। ये हमें क्या निकाल के देता है? अवकलन। परंतु हमें ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, यहां से लेके यहां तक। समझना बच्चों, तो पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करें, इसे बहुत से छोटे छोटे भागों में बांट दें। ये ऐसे करके, और इन सब को, ये पूरे एरिया को जोड़ दें, तो हमें समाकलन मिलेगा। समाकलन में हमें कैसे मिलेगा? हम सबको जोड़ देंगे, सब एरिया को हम यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, तो हमें सही क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो समाकलन क्या होता है? परिवर्तन की दर अवकलन है, और जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन की मात्रा समाकलन है। अमाउंट ऑफ चेंज, परिवर्तन की मात्रा निकालने, क्योंकि हमें मात्रा की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो जब हम परिवर्तन की मात्रा निकालते हैं, अभी परिवर्तन की दर निकल गई कि कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सुनो जरा हमारी बात। परिवर्तन की दर, आप गाड़ी चला रहे हो, परिवर्तन की दर आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? तुम्हें पता है 1 घंटे में 60 चल रहा है, तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगा। तो हमें परिवर्तन की मात्रा भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो परिवर्तन की मात्रा समाकलन है। यह जो अवकलन है, अवकलन का क्या लिखा हमने? अवकलन का व्युत्क्रम होता है। अवकलन से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब हम समाकलन की बात करते हैं, तो समाकलन के लिए ये साइन लगाते हैं और यहां पे x लिख देते हैं। तो इसका मतलब होता है समाकलन और यहां पे हम बोल देते हैं x के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन की मात्रा भी निकालना है तो किसी के सापेक्ष तो निकालनी पड़ेगी हमें। तुम घर से कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग के सापेक्ष तुम्हारी परिवर्तन निकालेंगे तो कोचिंग के पास आते जा रहे हो, दूरी घट रही है। परंतु घर के सापेक्ष निकालेंगे तो दूरी बढ़ रही है, धीरे धीरे आप घर से दूर जा रहे हो, कोचिंग की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं? फटाफट बोलो। यस सर। तो हम तुम्हें बताएं, हमारी फिजिक्स में 10% अवकलन का उपयोग होता है, तो 90% समाकलन का उपयोग होता है। समाकलन के कुछ सूत्र हैं जो हम अभी लिखेंगे, परंतु समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। ये काम की बात है। समाकलन
दो प्रकार के होते हैं। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इसमें हमें कोई सीमा नहीं दी जाती। अनिश्चित समाकलन जो होता है वो होता है विदाउट लिमिट। लिमिट का मतलब सीमा होता है। कुल निकालना है, कितना निकालना है उसकी कोई मात्रा नहीं दी गई, कहां से कहां तक निकालना है। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, डेफिनेट, निश्चित समाकलन। और ये होता है विथ लिमिट, सीमा के साथ निकालते हैं कि तुम 10:10 से 10:20 तक कितने चले, ये बताएगा कितने चले, परंतु ये बताएगा एक निश्चित समयांतराल में कितने चले। लिमिट यानी सीमा लगाई जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहां लिख रहे हैं कि अनिश्चित समाकलन करने पर हल में सदैव एक समाकल नियतांक C जोड़ा जाता है। क्योंकि अनिश्चित है, कोई समय में निर्धारित नहीं है, तो हमें यहां वहां पे एक समाकल नियतांक जोड़ा जाएगा। जबकि निश्चित समाकलन में कुछ नहीं जोड़ा जाता, कुछ नहीं जोड़ा जाता है। तो हम तुम्हें बताते हैं, सूत्र हम बात करते हैं, कुछ सूत्र हम यहां पे करते हैं, बाकी और सूत्र भी पढ़ेंगे, बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले यदि हम dx का करें, पहला सूत्र है, तो इसका x हो जाएगा। ध्यान दें, कुछ भी नहीं है, dx जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही मात्रा आएगी। दूसरे सूत्र की बात करें, x पावर n dx का यदि हम समाकलन करें तो x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c कर देंगे। c कुछ नहीं है, फालतू चीज है, परंतु कर देंगे, बाद में निकाला जाता है फिजिक्स में, तो ध्यान, लिमिट नहीं लगी है। तीसरे सूत्र की बात करें, यदि हम sin x का करें तो वहां sin x का डिफरेंशिएशन करते थे तो cos x आता था, ये माइनस cos x आएगा, प्लस c लिख सकते हैं। ये चीज नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर, यदि हम cos x का करेंगे तो ये sin x आएगा। फिर हम पांचवें नंबर, हम यहां पे 1/x dx का करेंगे तो ये log ex आएगा। 1/x dx का करेंगे तो log ex आएगा। तो कुछ फार्मूले,
और लिख देते हैं, या सी लिखो या मत लिखो, ये सी से कोई हमें अंतर नहीं पड़ेगा है। 6वें नंबर पे sec स्क्वायर dx, इसका करेंगे तो ये 10x आएगा। अपन अब सी नहीं लिख रहे, उससे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम यहाँ पे 10x dx करेंगे तो ये आ जाएगा log sec x। cot x dx का करेंगे तो ये आ जाएगा log sin x। बहुत है इतने फार्मूले, चाहो तो प्लस सी कर सकते हो, परंतु अपन नहीं करेंगे कभी भी। अब समझो, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अनिश्चित लिखते हैं और यहाँ पे निश्चित करते हैं। वैसे हम अनिश्चित ज्यादा करते नहीं हैं, निश्चित ही करते हैं। यहां पे हमारे पास x पावर 2 dx है तो x पावर 3/3 आ जाएगा। अनिश्चित में कोई लिमिट नहीं लगी रहती। अब समझो, अब ध्यान से समझो, मजा आने वाला है, क्योंकि यही हमारे काम का है। यदि हम यहां पे कर रहे हैं और x स्क्वायर dx का कर रहे हैं तो यहां नीचे लगाते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहां से शुरू कर रहे हो? किसी चीज का मापन, मेजरमेंट आप कहां से शुरू कर रहे हो? लोअर लिमिट का मतलब स्टार्ट पॉइंट। लोअर लिमिट का मतलब है स्टार्ट पॉइंट, कि यहां से शुरू करना है। मतलब जब आप प्रशांत सर की कोचिंग आ रहे हो, दीपक तिवारी, आप तो अपना घर आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो हमने कहा कि बस स्टैंड से बाजार तक कितना परिवर्तन हो रहा है चलने में। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? बस स्टैंड। और अपर लिमिट क्या हो गई? बाजार। हमने कहा था ना, सी नहीं लिखते अपन जनरली, विशेष परिस्थितियों में लिखते हैं, नॉर्मली ऐसे ही कर देते हैं। सुनिए, कहां से शुरू चला दीपक? कहां से चला? बस स्टैंड, वो लोअर लिमिट आ गई। और बस स्टैंड से कहां तक चला? तो यहां ऊपर आती है अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब होता है फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो निश्चित समाकलन में ऐसी लिमिट लगाई जाती है। तो देखो अब जरा, अच्छा लिमिट किसकी लगती है? लिमिट सदैव जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है, समाकलन किया जाता है, उसी की लगती है। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x की लिमिट लगेंगी यहां पे, कि जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो। समझिए, मान लो ये होता x पावर 2 + 3 dx, सड़ी हुई चीजें कर लो, तो इन दोनों का अलग अलग लिख सकते थे। dx का अंदर कर दिया प्लस, फिर एक और लगाएंगे 3 dx।
तो यहाँ पे x पावर 2 का x पावर 3/3 हो गया, प्लस 3 है और dx का x होगा, x हो जाएगा, उन्हें नहीं होगा। चलो लिमिट वाली बातें करते हैं। हमने कहा था ना अब हम पूरे टाइम इसी की बात करेंगे। हम यहाँ पे पूरे टाइम बात करेंगे निश्चित समाकलन की, और निश्चित समाकलन में अभी हमने समझाया है विथ लिमिट। हमें बताना पड़ेगा कि हमें मापना है तो कहां से कहां तक हम माप रहे, हमें ये बताना होगा। तो चलो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही x² 2 का dx कर रहे हैं। हम x बराबर 1 से कहां तक जा रहे हैं, x बराबर 2 तक। अब बच्चों ध्यान देना जरा, हमारी x बराबर 1 क्या हो गई, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, प्रारंभिक बिंदु। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु x बराबर 2 हमारी क्या हो गई, उच्च सीमा, और ये हमारा क्या हो गया, अंतिम बिंदु जहां तक हमें करना है मेजरमेंट। स्काई इज नॉट ए लिमिट, कहते ना स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे स्काई नहीं है, यहाँ पे आपको लिमिट में देना है कि आपको मंगल ग्रह से बुध ग्रह तक जाना है। मंगल ग्रह से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ मंगल ग्रह लग जाएगा, और बुध ग्रह तक जाना है तो यहाँ बुध ग्रह लग जाएगा। इससे सिंपल तरीके से इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का पहले ही सूत्र था x पावर n, घात में एक जोड़ना है और एक जोड़ के भाग देना है, सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और यहां लगाएंगे अपन बड़ा ब्रैकेट, यहां लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, और नीचे लिखेंगे x बराबर 1 और ऊपर लिखेंगे x बराबर 2। सीमाएं ऐसी लिखी जाएंगी। अब आगे की बात समझिए बच्चों, आगे की बात पे ध्यान दीजिए भैया। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 2 + 1 x पावर 3/3, नीचे x बराबर 1 से x बराबर 2 पे जाना है, x बराबर 1 से x बराबर 2 पे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले x के स्थान पर उच्च सीमा का मान लिखते हैं, सीमा का मान रखते हैं, फिर ऋण चिन्ह लगाकर x के स्थान पर निम्न सीमा का मान रखा जाता है, निम्न सीमा का मान रखा जाता है, यानी बराबर। पहले x की जगह 2 रखना पड़ेगा, 2 की घात 3/3, माइनस रखेंगे, फिर x की जगह 1 रखेंगे, 1 की घात 3/3, और हल कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस 1/3, और हल कर दो तो आंसर आ गया 7/3। तो उत्तर आ गया 7/3। बात समझ में आई कि फिर से बताएं, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। जो भी है लैपटॉप वगैरह जो भी है, आप उसमें से मैसेज भी लिख सकते हो चैट सेक्शन में जाके, और आप वहां हैंड रेज करके आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। भैया दीपक तिवारी जी, पंडित जी महाराज, लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि बीच बीच में प्रश्न पूछे जाएं, अपनी समस्या को हल किया जाए। तो हमारे प्रशांत सर के बच्चों ने तो समझ लिया, दीपक तिवारी भैया मौन व्रत धारण करके बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल में दोनों सिस्टम है, आप उन दोनों का उपयोग कर सकते हो। चलो एक और करते हैं अपन। हमारे पास है साइन थीटा,
थीटा लिख रहे हैं और यहाँ लिखेंगे डी थीटा, और ये 45 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ थीटा बराबर नहीं लिखेंगे ना तो भी तुम मान के चलना कि जो लिमिट दी है वो इसके बारे में दी है, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसकी लिमिट दी है। इसमें कहीं सी मी नहीं आता। साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा है, और बड़ा ब्रैकेट लगाओ और नीचे 45 डिग्री लिखो और ऊपर लिखो 90 डिग्री। आप चाहो तो ये माइनस बाहर लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा 45 डिग्री और 90 डिग्री। पहले थीटा की जगह अपर लिमिट लिखेंगे तो माइनस तो बाहर है, ये कॉस 90 माइनस कॉस 45। कॉस 90 तो हमने सुना जीरो होता है, तो ये हो गया 0 माइनस कॉस 45 का मतलब 1/√2 होता है, और सॉल्व कर देंगे तो प्लस 1/√2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 हो जाएगा। तो हमारी बात समझ में आई। एक और करते हैं, फिर हम तुम्हें फिजिक्स में एक डेरिवेशन करवाते हैं। सुनो बच्चों, वो डेरिवेशन है ना जो हम करवा रहे हैं, वो डेरिवेशन आपकी केमिस्ट्री में भी है, ऊष्मा गतिकी में, और फिजिक्स में भी है, ऊष्मा में। तो दो का डेरिवेशन एक बार में आज ही समझेंगे, दोनों चैप्टर का। ईमानदारी से समझो, मजा आएगा। परंतु इससे पहले एक और न्यूमेरिकल करते हैं कि यदि हमें ये दिया है ax² प्लस bx प्लस 2, और यहां पे लिख दिया उन्होंने dx, और यहां पे लिख दी उन्होंने 1 और 2, एक्स मैक्स नहीं लिख रहे हैं, मतलब x बराबर 1 ही है इसका मतलब, और इसका मतलब x बराबर 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, dx का सब में अलग अलग गुणा करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, और लिमिट भी लगेगी सब में, 1 से 2 ax² dx, ये पहला वाला कर दिया। फिर लिमिट लगेगी 1 से 2 bx dx, दूसरा वाला। फिर लिमिट लगेगी 1 to 2 dx, तीसरा वाला। ये सब जुड़ रहे हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। और करिए हल। ax², ए का तो कुछ नहीं हुआ, x का क्या, स्क्वायर का क्या होगा, x⁻3/3, ये हो जाएगा ax/3/3, और ये लिमिट लग गई अपनी 1 से 2, प्लस bx का करेंगे तो bx⁻2/2 लिमिट लग गई 1 से 2, प्लस 2 है तो 2 तो आएगा और x भी आ जाएगा, लिमिट हो गई 1 से 2। चलिए इसे हल करते हैं। पहले 2 रखना है, फिर 1 रखना है, ये तो रहेगा। अपन और सुविधा के लिए कर सकते हैं, a⁻3 बाहर ले लेते हैं, x⁻3 और लिमिट 1 से 2 लिख सकते हैं। दूसरे वाले में देखो क्या है, b/2 बाहर ले लो, क्योंकि लिमिट का काम तो केवल उसके सापेक्ष होगा, तो b/2 बाहर ले लिया, ये बचा है x⁻2 और लिमिट हो गई 1 से 2। तीसरे में 2 बाहर ले लो, x हो गया 1 से 2। हल करो, a/3 x⁻3 मतलब 2/3 माइनस 1/3, b/2 बाहर ले लिया, 2/2 माइनस 1/2, फिर यहां पे ले लिया 2, x ही है 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7, ये आ गया 7a/3, प्लस 2 दूनी 4 में से 1 गए तो ये हो जाएगा 3b/2, और 1 से 1 कट गया, प्लस 2, ये हमारा हो गया आंसर। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। सर आ गया समझ? फिर से समझा दें? हाँ, फिर से समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं। ये इनका करना है समाकलन, और सबका किसके सापेक्ष करना है, dx के सापेक्ष। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन सब में dx 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 का अलग अलग कर सकते हैं। ये समाकलन है, लिमिट भी आपको दी हुई है, समाकलन है और लिमिट भी दी है,
तो जब हम ax स्क्वायर में dx का गुणा करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 1 और 2 का हो जाएगा। इसका अलग कर लिया, दूसरे वाले का अलग कर लिया, तीसरे वाले का अलग कर लिया। जो लिमिट लगी थी वो लिमिट लगी थी। अब a का तो होगा नहीं, x का होगा, तो x पावर 3/3 हो गया, लिमिट लगी है। फिर b का तो होगा नहीं, x का होगा, x पावर 2/2, लिमिट लगी है। फिर 2 का अकेले का करेंगे तो 2 का होता नहीं है, dx का करेंगे तो x आएगा, ये लिमिट लगी है। बाकी तो हल कर दिया। मैथ्स आया कि नहीं समझ में, बताओ। यस सर, नहीं आया तो और समझा सकते हैं हम बेटा। समझ गए। समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। समिति आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। अब सुनो, ये जो लिमिट वाला काम होता है, 8:45 बजे निकल जाऊंगा मैं। ये जो हाँ अभी ये करते हैं। ये जो लिमिट वाला काम है वो हमें लगाना पड़ता है। ये लिमिट वाला काम हमें लगाना पड़ता है। जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, तो हमारी प्रशांत सर से, दीपक भैया से ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि हमें फिजिक्स कितनी पढ़ाना है। हमें फिजिक्स पढ़ाना, हम 2 चैप्टर पढ़ा दें, हमने कहा हमने पढ़ा दी फिजिक्स 2 चैप्टर, वो बंद कर दें। क्या ये संभव है? नहीं है। यदि हमने तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने की बात की है तो हमारी लिमिट कहां है? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक ये हमें देना पड़ेगा लिमिट। कि हम यदि प्रशांत सर के बच्चों को, दीपक भैया को यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कहां से शुरू करना है? हमें चैप्टर 1 से शुरू करना है और चैप्टर लास्ट तक जाना है। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? चैप्टर 1। और अपर लिमिट क्या हो गई? चैप्टर लास्ट। ये हम ही लगाएंगे। चलो, हम बुनियादी गणितीय अवधारणा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमने तुमसे कहा है कि शुरू में हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से पढ़ेंगे, फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। शुरू में वो पढ़ेंगे जो आपका कैरियर है, जो आपकी फिजिक्स की दम है, जान है फिजिक्स की। ऐसे केमिस्ट्री में भी 3-4 चैप्टर एक साथ चलेंगे अभी, फिर चैप्टर वाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इन्हें पढ़ना पड़ेगा हमें। तो समझिए हमारी बात ध्यान से। तो लिमिट हमें लगानी है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट, आप बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें कहां से शुरू करना? हमने कहा हमें अवकलन से शुरू करना है। बीच में द्विपद प्रमेय भी पढ़ाना, लॉग भी पढ़ाना और सदिश भी पढ़ाना। तो अवकलन से हम शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे? हम लॉग तक जाएंगे, सॉरी सदिश के लास्ट तक जाएंगे। तो लिमिट हमें लगानी होती है। तो अब हम एक ऐसा डेरिवेशन आपको करके बता रहे हैं जो आपकी फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में है और केमिस्ट्री के 6वें-7वें चैप्टर में है, परंतु वो यहां होगा। आपको पता है दाब क्या होता है? दाब बराबर P बराबर F/A। ये तो आपको पता ही होगा। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल में कार्य करने वाला बल होता है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर PA, F बराबर PA भी लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझ लो। अब हम यहां पे कर रहे हैं समाकलन का व्यवहारिक उपयोग। इसमें हमारे पास प्रश्न है। किसी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है,
किसी गैसीय तंत्र के लिए दाब, आयतन, कार्य की गणना कीजिए। किसी गैसीय तंत्र के लिए दाब, आयतन, कार्य की गणना कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये भौतिक में भी है, ये रसायन में भी है। चलो इसे अपन ईमानदारी से हल करते। वैसे बेईमानी से हल तो हम कभी करते नहीं है किसी को भी, तो करते तो ईमानदारी से ही है। और इस ईमानदारी का मतलब ये है कि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए, और आप एक एक बात यदि समझते हैं तो वो ईमानदारी कहलाती है। चलो एक गैसीय तंत्र बनाते हैं। ये है हमारे पास एक सिलेंडर, इसमें भरी हुई है गैस। पंप है ना, साइकिल में हवा भरने वाला पंप लेते हो ना? यस सर, ऑफिस में। हाँ, इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन। ये एक पिस्टन लगा है। पिस्टन पे यहां पे लगा रहे हैं अपन बल। बिना बल के तो पंप दबेगा नहीं, दल लगा रहे हैं। तो यहां पे हम दाब लगा रहे हैं, और हमने तुम्हें बताया कि जब हम अवकलन और समाकलन करते हैं तो बहुत छोटे उसके लिए करते हैं। हमने थोड़ा सा बल लगाया और इसके आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो थोड़ा सा परिवर्तन किया मतलब हमने इस पे बल लगा के इस पंप पिस्टन को थोड़ा सा इधर ले आए, और यहाँ पे कितना परिवर्तन किया अपन ने, कितना विस्थापन किया, dx विस्थापन किया। dx अपन ने विस्थापन किया, थोड़ी सी दूरी तक उसे दबा दिया। x नहीं दबाया, dx दबाया। मान लें गैस का प्रारंभिक आयतन, यहां पे गैस का प्रारंभिक आयतन हम मान लेते हैं बराबर V1। जब हमने दबा दिया तो गैस का अंतिम आयतन बराबर V2 हो गया। हमने दबाया तो आयतन कम हुआ ना, कंप्रेस हुई ना गैस, संपीड़ित हुई ना गैस, तो आयतन कम हुआ है थोड़ा सा। तो कार्य निकालना है, तो हमें मालूम है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। नवी क्लास में पढ़ा है तुमने। कार्य हम लिखेंगे dw, फिर वही बात, W क्यों नहीं लिखा? अरे हम थोड़ा सा पिस्टन दबा रहे हैं तो छोटा कार्य होगा ना, और हम हमेशा छोटे ही कार्य कैलकुलेट करते हैं कि नहीं। dw, बल तो हमने F लगाया है, विस्थापन कितना हुआ है dx। तो हमने क्या किया, सूक्ष्म विस्थापन dx करने के लिए किया गया सूक्ष्म कार्य बराबर dw। ये है वो सूक्ष्म कार्य। छोटा कार्य, छोटा विस्थापन। अब हमें मालूम है, ये पढ़ा है हमने, F बराबर PA होता है। हमें मालूम है कि F बराबर PA होता है। ये क्या है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। ये समीकरण नंबर 2 बोल दो, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो। 1/2 से, 1/2 से F की जगह PA रख दो, तो dw बराबर हो जाएगा PA गुणा dx। F की जगह PA रख दिया। और बच्चों
ए गुणा dx बराबर dv होगा। बताओ कितने बच्चों को समझ में आई? ए गुणा dx बराबर dv होगा। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? बोलो। नहीं समझे सर। ए गुणा dx बराबर dv होगा, नहीं समझे? अच्छा तुम एक बार बताओ, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? बताओ जल्दी से। अरे इतना अच्छा समझते हो तुम लोग यार। हमें बताओ लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? यहां पे एक डब्बा बना के हम करते हैं, जल्दी बताओ। लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? तीनों चीजों की परिभाषाएं दो। अब ये मत कहना कि सर लंबाई लंबाई होती है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है और आयतन तो आयतन होता ही है। बोलिए, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में अंतर बताओ। कुछ तो बोलो, आता है कि नहीं आता? मत बोलो, हम भी खड़े हैं ऐसे ही। नहीं आता तो मना करो। लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है बताओ। नहीं आता है सर। अरे यार, ये तो बहुत ही गलत बात है यार। सब लोग 100-100 रुपए चंदा करके इकट्ठे करके हमें भेजना है। फोन पे नंबर दे दे। अच्छा ठीक है, तुरंत तैयार हो जाता, दानी आदमी है तू बहुत। लंबाई, क्षेत्रफल पूरे ही लिख देते हैं और आयतन। लंबाई होती है एक विमीय, लंबाई होती है एक विमीय, 1D। एक विमीय का मतलब 1 डायमेंशन, केवल एक ही तरफ बढ़ती है बस, एक ही दिशा में बढ़ती है बस। समझ में आए? क्षेत्रफल जो होता है वो द्विविमीय होता है। द्विविमीय का मतलब होता है 2D, दो दिशाओं में बढ़ता है। लंबाई भी बढ़ सकती है, चौड़ाई भी बढ़ सकती है। और आयतन होता है त्रिविमीय, 3D, तीन दिशाओं में परिवर्तन। स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, परंतु सब जगह कैपिटल लिखी है तो यहाँ पे भी कैपिटल ही लिख दो, 3D। तो लंबाई L हो गई, क्षेत्रफल B गुणा H हो गया। और बच्चों इस लंबाई का B गुणा H में गुणा कर दें तो L गुणा B गुणा H हो गया। मतलब लंबाई गुणित क्षेत्रफल बराबर आयतन होता है। आप जिस कोचिंग में बैठे हो उसके फर्श की बात करो तो उसके पास क्षेत्रफल है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो आपके पैर रखे हैं वो क्षेत्रफल में रखे हैं, परंतु आप पूरे एक आयतन में हो, उसमें ऊंचाई भी आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई केवल लेंथ या केवल विड्थ या केवल हाइट, एक लेना पड़ेगा। या तो लंबाई लो या चौड़ाई लो या ऊंचाई लो, तो एक लोगे तो लंबाई में आएगा, वो लेंथ में आएगा। इनमें से कोई सी भी दो ले लो तो क्षेत्रफल बन जाएगा। और ये तीनों ले लो, आपका फर्श देखो, एक तरफ लंबाई एक तरफ चौड़ाई और दीवार से ऊपर तक छत तक लगा दो तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई। अब यहां पे हमने क्या किया, ये है क्षेत्रफल और dx है लंबाई। जब क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा करते हैं तो आयतन आता है। क्षेत्रफल गुणा लंबाई बराबर आयतन।
अब चूंकि लंबाई छोटी है तो आयतन भी छोटा लेना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। तो a इंटू डी एक्स बराबर dv, परंतु यदि a गुणा x होता तो अपन v लिखते, परंतु dx है तो अपन ने dv लिखना पड़ा। बोलो बच्चों, समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। गुड। तो पेटीएम नंबर, तो ये उस तरीके से, वैसे तुम्हें पता था, हमें मालूम है, सबको मतलब मालूम था लंबाई, एरिया और क्षेत्र वॉल्यूम का, परंतु परिभाषित नहीं कर पा रहे थे हम, कैसे डिफाइन करें ये नहीं कर पा रहे थे, है ना। कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। एक बिमी तो दो बिमी और एक बिमी तीन बिमी हो जाता है। क्षेत्रफल दो बिमी है, उसमें एक बिमी और जोड़ दो तो तीन बिमी, यानी आयतन हो जाता है। तो आयतन तीन बिमी होती है। चूड़ी होती है ना, चूड़ी, वो दो बिमी होती है, और बॉल जो होती है ना, गेंद, वो तीन बिमी होती है। तो चूड़ी को वृत्त बोलते हैं और गेंद को गोला बोलते हैं। तो गोला और इसमें भी अंतर तुम्हें समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो हम आगे बढ़े बच्चे, आ गया समझ में? यस सर। वेरी गुड। अब लिमिट लगाना सीखना है आज का। और एक इंपॉर्टेंट बात, तो a गुणा dx की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? dv। तो dw बराबर हो गया p गुणा dv। ये तो छोटा कार्य निकला है, हमें तो पूरा कार्य निकालना है। तो कुल कार्य, सबसे पहली स्लाइड देखो जरा, परिवर्तन की मात्रा समाकलन है। कुल कार्य समाकलन यदि हम निकालेंगे तो कुल निकालेंगे, कुल। तो कार्य निकाल रहे हैं तो कुल डब्लू, dw लिखेंगे, यहां पे भी dA लिख देते हैं। तो dA का यदि हम जोड़ देंगे तो ये समाकलन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, समाकलन है dA का। तो जोड़ना मतलब समाकलन ही होता है। तो अब हमें निकालना है कुल कार्य। कुल कार्य, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए क्या करें? समाकलन। कुल कार्य ज्ञात करने के लिए समाकलन करने पर, तो हमारे पास क्या था वो, अभी हम यहां लिख दे रहे हैं, dw बराबर p इंटू dv था। तो समाकलन करेंगे dw का, और यहां पे भी समाकलन करेंगे p इंटू dv का। अब जरा इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, सोचना है। कार्य कहां से निकालोगे? शुरू से शुरू करोगे ना कार्य, जीरो से शुरू करेंगे कार्य, और कहां तक जाएंगे? पूरे कार्य तक। तो यहां हमारी लोअर लिमिट लगेगी जीरो और अपर लिमिट लगेगी डब्लू। डब्लू मतलब कुल कार्य, डब्लू मतलब क्या हो जाएगा? कुल कार्य। शुरू से शुरू करना मतलब जीरो से शुरू करना, समझ लीजिए बच्चों। शुरू से शुरू करने का मतलब है जीरो से शुरू करना। तो जीरो से शुरू करेंगे, और कुल कार्य कितना है? डब्लू। तो जीरो से शुरू करके डब्लू तक चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जीरो से शुरू करके डब्लू तक जाएंगे। अब यहां पे लिमिट किसकी लगनी है? आयतन की। भी क्या है? यहां पे भी आयतन है, तो लिमिट लगनी है आयतन की, क्योंकि जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसी की लिमिट लगाई जाती है। जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसी की लिमिट लगाई जाती है। तो कहां से शुरू कर रहे हैं? देखो तो, प्रारंभिक आयतन V1 था, अंतिम V2 था, है हमारे पास लिमिट। तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं? V1 से, और कहां तक जा रहे हैं? V2 तक। हमने V1 से शुरू किया और हम V2 तक चले गए। बात समझ में आई? लिमिट लगाना समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, ये लिमिट लगी है 0 से डब्ल्यू, पी का तो होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। डीबी का करेंगे तो वी होगा, लिमिट है V1 से V2। पहले डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिखो, फिर डब्ल्यू की जगह 0 लिखो, पी तो बाहर है, पहले वी की जगह V2 लिखो, माइनस करके V1 लिखो, ये बच्चा डब्ल्यू, ये बच्चा पी। V2 माइनस V1 को डेल भी लिखते हैं, डेल भी का मतलब परिवर्तन, डेल बी का मतलब परिवर्तन, V2 माइनस V1 मतलब चेंज। ये आ गया हमारे पास दाब आयतन कार्य, इसी को कहते हैं दाब आयतन कार्य। अब तुम देखो जरा, V1 ज्यादा था और V2 कम था, क्योंकि हमने दबा दिया था ना, तो ये ऋणात्मक आएगा जब हम संपीड़ित करेंगे, और जब हम ऊपर खींचेंगे, विड़लित करेंगे, तो ये धनात्मक आ जाएगा। तो धन और ऋण भी हमें देना पड़ता है इसके लिए। तो ये चीज हमारी व्यवहार में, इसके उपयोग में हमने पढ़ा, व्यवहारिक रूप से हमने इसके उपयोग में पढ़ा। एक आध और व्यवहारिक एग्जाम्पल हमें मिल जाए। अब एक फार्मूला हम लिख रहे हैं, केवल वो फार्मूला लिख रहे हैं, उसका उपयोग अगली क्लास में करके फिर तुम्हें लॉक करेंगे, और फिर तुम्हारे बुक का 11th और 12th दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर शुरू हो जाएगा बच्चों हमारा, सदिश, वेक्टर। 12 के बच्चे बैठे हैं कि नहीं? नो सर। बहुत ही गधे हैं, आना चाहिए उन्हें। चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे एक और तुम्हें फार्मूला लिख के दे रहे हैं, केवल इसका यूज हम कल करेंगे। हमारे यहाँ चुनाव है और हमारी क्लास है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और हमें भोपाल में ही वोट डालने 20 किलोमीटर दूर जाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फार्मूला हम बता दे रहे हैं। हमारे पास दो फलन है, डिफरेंशिएशन में तो हमें नॉर्मल करना होता था, दो फलन का गुणा हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन यदि हमें करना है तो हम F1 ऐसे ही लिख देते हैं, F2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर यहां लगाते हैं माइनस चिन्ह वहीं पे आगे, और यहां पे हम कर देते हैं d/dx F1, मतलब F1 का हम करते हैं अवकलन, और फिर हम करते हैं फिर हम करते हैं यहाँ पे F2 का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो हल आता है उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। नॉर्मल फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा अलग फार्मूला है। एक बात हम तुम्हें और बता दें, हमने लिखा था, ये हम कल करेंगे, समझाएंगे पूरा। हमने क्या बोला था कि हमें दिया है y बराबर x/2, तो x/2 का यदि हम अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, 2x। अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, हमें मालूम है, सब बच्चों को आते हैं। और x/2 का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 2x का समाकलन कर दो तो क्या होगा, 2x/2/2, सॉरी x/2, 2x/2/2, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया, x²। मतलब किसी का पहले अवकलन करके फिर समाकलन कर दो तो वो ही आ जाता है x²। हमने बोला ना उल्टे होते हैं, किसी का भी अवकलन करो फिर समाकलन करो वही संख्या मिल जाएगी, किसी का भी समाकलन करो फिर अवकलन करो तो वही संख्या मिल जाएगी। तो बच्चों अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास इतनी ही।